नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 प्रश्न। और ये जो टॉप 50 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं, इसमें जो चारों ऑप्शंस होंगे उनको भी हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वीडियो आपके जो रीट एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्यावरण से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये हमारा वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार ये जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर इसको वो डिफ़िकल्ट बनाना चाहेगा एग्जामिनर, तो आपसे पूछेगा कि 2022 में जो आपने पर्यावरण दिवस मनाया है 5 जून को, उसकी थीम क्या थी। तो थीम क्या थी ये आपको बताना होगा। तो आप लोग बताइएगा कि इसकी थीम क्या रही है सन 2022 में। तो इसकी थीम रही है ओनली वन अर्थ। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ओनली वन अर्थ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो है 2022 की पर्यावरण दिवस की थीम रही है, यानी कि केवल एक पृथ्वी। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया था 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व वानिकी दिवस हो गया। 22 मई को क्या होता है, तो 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। 21 जून बचा, 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून को ही होता है आपका संगीत दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कई महत्वपूर्ण दिवस आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व जल दिवस अगर पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस सभी को पता होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये जो है मनाया जाता है 21 मई को। अगर पूछा जाए विश्व तंबाकू दिवस तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो ये जितने भी हमने आपको दिवस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो बताना है कि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है खनन, दूसरा बेकरी, मुर्गी पालन या फिर कृषि। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य की लगभग जो जनसंख्या है वो 73% यहाँ पर कृषि पर आधारित है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो ये बताना है कि कहाँ पर नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शंस इसमें जो है ऐसे दिए हैं जहाँ पर कारखाना बना हुआ है, एक ऑप्शन ऐसा दिया है जहाँ पर कारखाना नहीं है। तो केशवा राय पाटन जो है आपका पहला ऑप्शन, यहाँ पर तो कारखाना बना हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है निम्बाहेड़ा, यहाँ पर जो है कोई भी कारखाना नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उदयपुर में भी है, भोपाल सागर यहाँ पर भी है। तो ये तीनों जगह है, लेकिन जो निम्बाहेड़ा है यहाँ पर कोई भी शक्कर का जो है कारखाना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में हैं? तो बताना है कि संसार में जो है अधिकतम ट्यूबवेल जो हैं वो किस देश में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर भारत में। तो सभी को पता होगा कि भारत में जो है ट्यूबवेल से बहुत सिंचाई होती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारत देश। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रतौंधी रोग, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और रिकेट्स जो है यानी कि जो सूखा रोग है ये होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कभी भी ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या क्या हैं। विटामिन की खोज आपसे पूछी जाती है, तो ये की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में। किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, इसको बोला जाता है कीड़ा। ये देखिए कीड़ा लिखा हुआ है, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों की चारों जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रोग। अगर पूछा जाए आपसे विटामिनों के जो रासायनिक नाम हैं, तो उनकी एक हमने यहाँ पर ट्रिक लिखी है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, यानी कि रा से हो जाएगा रेटिनॉल, और ये जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। देखिए यहाँ पर रा से रथ हो गया और यहाँ पर था से थायमीन हो गया। ठीक है, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से इनके रासायनिक नाम भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो बताना है आपको गणगौर का त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये बताना है कि ये कब मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तीज को जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें गणगौर त्यौहार की, तो ये जो है चैत्र शुक्ल के जो है प्रथमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल की जो है तृतीया तक इसका जो है आयोजन होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और जो है ये जो है होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो बताना है आपको चार ऑप्शंस में से किसका वेग जो है अधिकतम है, हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या फिर प्रकाश का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल होती है, आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर जो है प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। यानी कि जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक गैस कौन सी होती है,
तो सभी को पता होगा ये होती है नाइट्रोजन 78%। कितनी होती है? 78% जो गैस होती है ये होती है नाइट्रोजन। और देन इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ये लगभग 21% के आसपास होती है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो जाएगी आपकी CO2 हुई, आर्गन हुई, इस टाइप की गैसें आती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? बताना है आपको प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर एजुसेट। तो जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है इसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रक्षेपण जो है सोवियत संघ द्वारा यानी कि रूस के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? तो बताना है कि कौन सा देश जो है इनकी सीमाओं से लगा हुआ है, ये आपको बताना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पर राज्य तो ये लगे ही हैं, लेकिन यहाँ पर देश की बात कर रहा है जो कि जैसलमेर से लगा हो, बीकानेर से लगा हो और श्री गंगानगर से लगा हो। यानी कि इन तीनों ज़िले से जो लगा है वो लगा है पाकिस्तान देश। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बताना है आपको कि ये जो है किस जिले में स्थित है पक्षी अभयारण्य। तो ये स्थित है आपका भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का जो पक्षी अभयारण्य है यानी कि जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है, ये जो है आपका भरतपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है यानी कि जो केवलादेव पक्षी विहार है इसको जो है 1971 में संरक्षित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1975 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था, यानी कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी इसको घोषित किया था 1975 में। किसको? केवलादेव घाना पक्षी विहार को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आगे यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान में जो स्थित वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक है मरू राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मरू राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है आपका जैसलमेर में। और यहाँ क्या है? तो यहाँ जो है राज्य पशु जो है वो है चिंकारा, इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है सीता माता अभयारण्य और ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। और यहाँ पर क्या है फैसिलिटीज़, तो इसको देख लीजिएगा। सागवान वन राजस्थान में एकमात्र इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। किसमें? सीता माता अभयारण्य में। और जो पेंगोलिन है इस अभयारण्य में पेंगोलिन जो है ये भी पाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये पड़ता है आपका बूंदी में, बूंदी राजस्थान में। ठीक है, और यह अभयारण्य मुख्य रूप से बाघों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में। अगला है चंबल अभयारण्य, ये पड़ता है आपका कोटा में। और इसमें जो है घड़ियाल पाए जाते हैं, तो ये जो है घड़ियालों के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। और अंतिम है यहाँ पर कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है करौली में। और यहाँ पर बाघ, जरख, चीता, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में डाली जाती है। तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, यानी कि KMnO4 और प्लस में क्लोरीन, इसी को जो है डाला जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग इसका कारण क्या होता है। तो बताना है कि छोटी माता और जो रेबीज रोग है
इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? वायरस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और टाइफाइड जो है किसकी वजह से होता है? तो टाइफाइड होता है किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो पेचिस होता है वो होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो बताना है कि कहाँ पर इसका जो है अवशोषण होता है। जो पका हुआ भोजन होता है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसको पचाते हैं, तो उसका जो है अवशोषण कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो अवशोषण होता है ये होता है आपका छोटी आंत की दीवार से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताना है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस जो है अनुच्छेद में वर्णित है। कई बार हमने ये क्वेश्चन आपको कराया है। तो ये जो है वर्णित है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार इसका जो है वर्णन है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, तो इसमें आता है समानता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है इसके अंतर्गत आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताना है आपको विजय स्तंभ किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराज जयसिंह। तो जो विजय स्तंभ है इसको बनवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनवाया था जो मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के जो सुल्तान हैं अहमद शाह, इनको हराया था 1440 ईस्वी में। किसने हराया था? तो ये हराया था महाराणा कुंभा ने। और इसी विजय के उपरांत जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी को आता होगा। जो सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि यहाँ पर तो सेल्सियस में दिया है, अगर फ़ारेनहाइट पूछा जाए तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर पूछा जाए कितने केल्विन होता है तो ये होता है 310 केल्विन। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो उदयपुर और भीलवाड़ा में कौन कौन से खनिज मिलते हैं ये आपको यहाँ पर देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया है जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। यानी कि यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा ये जो है उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बताना है कि किस जिले में जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है राजस्थान के, ये आपको बताना है। बारां में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो ये निकाला जाता है कहाँ पर? ये निकाला जाता है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चंद्र ग्रहण होता है, ये कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो चंद्र ग्रहण होता है ये होता है पूर्णिमा के दिन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। अगर पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो ये होता है अमावस्या के दिन। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है
तो ये कहलाता है आपका क्या, सूर्य ग्रहण। ठीक है, कन्फर्म हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी नाम है। तो बताना है कि ये जो सूर्य नगरी है ये जो है किसका नाम है, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर का। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जोधपुर का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नगरी का नाम किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जोधपुर को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि कौन सा कथन निम्न में से सही दिया गया है। पहला ऑप्शन है एकल परिवार में दहेज तथा दहेज प्रथा सामान्य बात है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो बाल श्रम जो है ये भी बिल्कुल गलत है। फिर दिया है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, तो यही सही है, बिल्कुल सही बात लिखी है। दहेज देना और बाल श्रम यानी कि बच्चों से काम कराना ये जो है कैसा है, ये सामाजिक बुराइयां हैं, तो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है। तो बताना है आपको कि इसका कारण क्या हो जाएगा कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा जो है रह जाता है। तो लंबे समय तक शराब का अगर आप सेवन करेंगे तो यही होगा कि जो आपकी हड्डियां हैं वो गल जाएंगी और ये जो है एक ढांचानुमा आकृति धारण कर लेगा शरीर आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो बताना है कि कौन सी सामग्री जो है काम में नहीं आती है घर बनाने में। सीमेंट, लोहा, पत्थर या फिर स्कूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूटर। स्कूटर का कोई काम नहीं होता है घर बनाने में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो बताना है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ऊन प्राप्त होती है। तो बताना है कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला दिया गया है यहाँ पर भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। तो पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है, भेड़, ऊंट और याक के बालों से जो है हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं ऊन। ठीक है, चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः क्या कहलाते हैं। तो बताना है आपको कि बंदर कहाँ पर रहता है, तो ये रहता है पेड़ पर, बिल्कुल सही है ऑप्शन। शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, बिल्कुल सही है। चूहा कहाँ रहता है, चूहा रहता है बिल में, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो बताना है कि राज्य पशु कौन सा है राजस्थान का। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंट। ऊंट और एक होता है चिंकारा। ठीक है, ऊंट और चिंकारा जो हैं ये राज्य पशु हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो ये है खेजड़ी, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है गोडावन। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है, तो बकरियां जो हैं यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं अजमेर में। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम मुर्गियां कहाँ पर हैं, तो ये है बाड़मेर में। फिर अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है डूंगरपुर। और सबसे जो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है वो है आपका जैसलमेर। ठीक है, अगला है कि राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो बाजरा यहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर।
अगला है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कौन सा है, तो ये है आपका जयपुर। और लास्ट दिया है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है किसके माध्यम से होती है, तो ये होती है कुओं और नलकूपों के माध्यम से। तो ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इनको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। वाहन है, बिल्कुल सही है, वाहन तो वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। उद्योग, ये भी है। ठोस अपशिष्ट, ये नहीं है। धूल के कण, ये भी जो है वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। तो जो ठोस अपशिष्ट होते हैं ये यहाँ पर वायु प्रदूषण के स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो बताना है कि कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जैसलमेर में ये जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो उद्यान कृषि का अध्ययन जो है किस में किया जाता है ये आपको बताना है। बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या फिर एनाटॉमी में। तो ये किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। उद्यान कृषि का जो अध्ययन है ये किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, तो ये भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं, तो बताना है प्रयोजनवाद विधि में कौन कौन से मुख्य सोपान जो है प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो है कुल टोटल 6 सोपान प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। पहला होता है स्थिति प्रदान करना, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्ट का चयन करना। फिर तीसरा होता है प्रोजेक्ट को बनाना। चौथा होता है योजना का क्रियान्वयन करना। पांचवा होता है आपका मूल्यांकन करना। और चौथा होता है उसका रिकॉर्ड को रखना, ठीक है। तो ये 6 मुख्य सोपान होते हैं प्रयोजनवाद विधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कैसा तरीका होना चाहिए ये आपको बताना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है पर्यावरण का अध्ययन कराने के लिए वो है मनोरंजक एवं खेल संबंधी जो है इस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। यानी कि खेल खेल में हमें जो है बच्चों को शिक्षा देनी है, पर्यावरण का अध्ययन कराना है। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो और भी अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। यानी कि आप लोग इसको जो है कहानी के माध्यम से भी समझा सकते हैं, कविताएं, पहेलियों के माध्यम से भी अगर हम इसको समझाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगर हम इस विधि से पढ़ाएंगे तो ये जो है ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है, बताना है आपको। विशिष्ट से सामान्य की बात यहाँ पर की गई है तो इसका प्रयोग होता है कहाँ पर, आगमन विधि में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आगमन विधि, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो बताना है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होगी, ये आपको बताना है। तो पहला है वैधता, ये भी अच्छी बात है, वैधता जो है। दूसरा है विश्वसनीयता होनी चाहिए, तो यानी कि ए और बी ये दोनों होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रश्न पत्र है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो बताइए कौन सा पत्थर है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है घरों को बनाने में राजस्थान में? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी, और चौथा है सैंड स्टोन। तो किसका प्रयोग नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है घरों को बनाने में, जो घरों की फर्श हैं उसको बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताना है कि राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके वस्त्रों के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो जो फिरन है ये जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है, तो ये ऑप्शन जो पहला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिया है पानो भाजू, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ पर पानो भाजू का जो संबंध है ये पश्चिम बंगाल से नहीं है, ये गलत दिया है, ये है संबंधित गोवा से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो दिया है नीचे राहिदे जो वस्त्र का प्रकार है ये हिमाचल प्रदेश का है, फुलकारी जो है ये पंजाब का है। तो ये दोनों सही दिए हुए हैं। तो कौन गलत है? जो पानो भाजू है ये गोवा से संबंधित है। चलते हैं आगे। यहाँ पूछा गया है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बताना है कि बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंचुओं के द्वारा इसे जो है तैयार किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि फिर से यही पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तरफ मेला दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो अंबाजी का मेला जो है ये किससे संबंधित है? गुजरात से, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा जो माघ मेला है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। तीसरा है नैना देवी मेला, ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका असम में, ये यहाँ पर सही नहीं है। असम यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि नैना देवी जो मेला है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में लगता है। कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा दिया है बेड़ेश्वर मेला, ये आपका राजस्थान में होता है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो नैना देवी मेला है ये असम से संबंधित नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1986 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1986 में ही आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी होता है। अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं देखिए यही यहाँ पर हमने आपको बताया है। पहला यहाँ पर दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में हुआ। जल संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया? तो ये हुआ 1980 में।
वायु प्रदूषण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1981 में। और जो अंतिम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अभी हमने बताया, ये हुआ 1986 में। तो इस तरीके से आप लोग ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो ये की थी कोपरनिकस ने, ठीक है। और अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था केपलर महोदय ने। किसने दिया था? केपलर ने। और सौरमंडल में यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ग्रहों की टोटल संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। कौन कौन से ग्रह होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध होता है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो गया। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो ज्ञानीमीड होता है, ठीक है। पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है किसने दिया था? तो बताना है आपको कि जैव विविधता शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था A.G. टांसले महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो बताना है आपको कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ईमेल। ऑप्शन नंबर सी ईमेल इसको बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो बताना है कि कौन है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला? आमाशय, यकृत, आंत या फिर वृक्क। तो यकृत जो है यानी कि जो लीवर है ये कहलाता है जैव रासायनिक प्रयोगशाला। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो सभी को पता है कि जहाँ पर पास पास होंगे अणु वो जो होगा वो कहलाएगा ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर हम राजस्थान के लिए क्वेश्चन आपसे जो है पूछ रहे हैं तो आप लोग राजस्थान लगा दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।